हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेवंत ऑनलाइन एजुकेशन में। और आज का टॉपिक है खनिज कुपोषण। यानी कि यदि शरीर में कंटिन्यू या लगातार खनिज पोषक तत्वों की कमी बनी रहे तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, उसे ही खनिज कुपोषण कहा जाता है। इस लेक्चर को ध्यान से देखना दोस्तों। हमको खनिज पढ़ने टोटल 6: सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन व लोहा। ठीक है। और इन 6 खनिज तत्वों के बारे में हमको 2 इन्फॉर्मेशन लेनी है। कौन कौन सी? एक तो इनके सोर्स यानी कि स्रोत यानी कि ये कहाँ से मिलते हैं, और दूसरा इनके कार्य क्या है। इस लेक्चर में थोड़ा अटेंटिव होने के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अब तक जैसे हमने विटामिन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि विटामिन फलों से और सब्जियों से मिलता है, लेकिन हमने वहाँ ये नहीं देखा था कि विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन बी कौन कौन सी सब्जियों से मिलता है। केवल हमने ये देखा था कि विटामिन सब्जी फलों से मिलता है, लेकिन यहाँ हमको खनिजों के बारे में जानना है। जैसे सोडियम है तो पर्टिकुलर कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस से मिलता है, पोटेशियम किस किस से मिलता है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा अटेंटिव, अच्छा लेक्चर है, याद भी जल्दी होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं खनिजों में। सबसे पहले सोडियम के बारे में देखिए। सोडियम के सबसे पहले देखेंगे हम स्रोत की सोडियम मिलता कहाँ कहाँ है। देखिए एक चीज़ यहाँ याद करनी है, उसके अलावा सारे स्रोत आसानी से याद होंगे। ठीक है, आपके घर में नमक तो हो गई, ठीक है, हर किसी के घर में अवेलेबल रहता है नमक। अब ये जो नमक होता है वो उस नमक को क्या बोलते हैं आप सबको पता है, उसको NaCl बोलते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो आपके घर में नमक अवेलेबल है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड या NaCl। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब नमक से आपको 2 तत्व मिल सकते हैं, सोडियम और क्लोराइड। तीसरा और मिलता है आयोडीन, कहते हैं ना आयोडाइज्ड नमक। ठीक है, तो आयोडाइन कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है उसमें। तो नमक से आप सोडियम क्लोराइड व आयोडीन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम बोल रहे हैं सबसे पहले सोडियम की बात। तो सोडियम का पहला स्रोत कौन सा हो गया? नमक। ठीक है, सोडियम का पहला स्रोत कौन सा हो गया? नमक से हमें सोडियम मिलेगा। अब देखिए नमक से और काफ़ी चीज़ें मिलेगी। देखिए नमक का कलर कौन सा है? वाइट। ठीक है, नमक का कलर कौन सा है? वाइट। तो वाइट और कौन से होते हैं? जैसे दूध वाइट होता है, अंडा वाइट होता है। तो दूध व अंडा, इन दोनों से भी हमको सोडियम मिलेगा। तो हमारे पास कितने सोर्स आ गए? हमारे पास नमक आ गया, इसके अलावा हमारे पास दूध आ गया, इसके अलावा हमारे पास में अंडा आ गया। तो 3 सोर्स हमें यहाँ मालूम हो गए आसानी से। ठीक है, अब देखिए बाकी 2 सोर्स और है। नमक कहाँ से निकाला जाता है? नमक आपको खारे पानी से निकाला जाता है। ठीक है, खारा पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है? समुद्र में, और कभी कभी झीलों में भी होता है। जैसे राजस्थान में सामर झील में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वहाँ नमक निकाला जाता है। तो आपको पता होगा कि पानी में, जैसे समुद्र वगैरह में, नदियों में क्या पाई जाती है? मछलियाँ। ठीक है, तो मछलियाँ भी तो समुद्र का पानी पीती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो सोडियम मछलियों के अंदर भी जाता है। तो इसका मतलब क्या है? मांस मछलियों में भी सोडियम मिलता है। तो सोडियम का स्रोत कौन कौन सा हो गया? पहला नमक हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस मछली भी सोडियम के अच्छे स्रोत हो गए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर आपका सोडियम का। अब इसके आते हैं कार्य। देखिए इसके कार्य बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा था रटना नहीं है, समझना है, अटेंटिव रहो, दिमाग को लगाए रखो। ठीक है, अब देखिए इसके कार्यों को कैसे याद रखोगे? मुझे बताओ कि आपके सामने अच्छे पकवान बना के रख दिए जाएं। ठीक है, अच्छी सब्जी बना के रख दी जाए, तड़का वड़का लगा के। ठीक है, सब कुछ अच्छा, तंदूरी रोटी वगैरह जो भी है बना के रख दी जाए, लेकिन अगर उसमें नमक ऐड नहीं करोगे तो क्या आप खा पाओगे? क्या वो भोजन संतुलन रहेगा? संतुलित भोजन रहेगा? तो उसमें नमक मिलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर भोजन क्या होगा? संतुलित होगा, तब हमारी खाने की इच्छा होगी। ठीक है, तो पहला ये समझो कि नमक से भोजन संतुलित होता है। तो पहला तो ये हो गया नमक का, ये सोडियम का कार्य कि शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो सोडियम का पहला कार्य क्या हो गया? शरीर का संतुलन बनाए रखना। अब देखिए दूसरा, जब नमक डाल देंगे तब हमारी खाने की इच्छा बढ़ेगी, हमारा मुंह भी चलेगा। तो ये जो मांसपेशियां है ना, जबड़े को ऊपर नीचे ले जाएंगे। तो दूसरा ये कि ये मांसपेशियों के संकुचन में आवश्यक है, मांसपेशियों के गतिशीलता में सहायक है। ठीक है, तीसरा तंत्रिका कोशिकाओं के
आवेग संचरण में सहायक है। ठीक है, जब सोडियम रहता है तो तंत्रिका आवेग में संचरण ज़्यादा होता है, तो तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक है। ठीक है, और चौथा आप रट लेना, हालांकि समझ सकते हो कि विद्युत अपघटन में, ठीक है, आप भी जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, भौतिक विज्ञान, इसी में विज्ञान में आगे जब सेल वगैरह पढ़ोगे तो आप विद्युत अपघटन देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सोडियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सोडियम का शरीर के अंदर जो लिक्विड होता है उसके विद्युत अपघटन में सहायक होता है, या हम कह सकते हैं कि शरीर के विद्युत अपघटन में सोडियम सहायक होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम के स्रोत क्या है, पोटेशियम कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो पोटेशियम सभी प्रकार के पदार्थों से मिलता है, आसानी से याद करने वाला मैटर है। यही एक ऐसा है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि इसको सभी प्रकार के पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके कार्य क्या हैं? ठीक है, देखिए, एक तो स्रोत तो आसानी से याद हो गया कि ये सभी प्रकार के पदार्थों से मिलता है। ठीक है, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों, सभी प्रकार मतलब कुछ भी आपको एक लाइन लिखनी है कि सभी प्रकार के पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके कार्य, तो इसके जो कार्य हैं बिल्कुल जस्ट सिंपल है। अगर आपको सोडियम के कार्य याद है तो एज इट इज वो पोटेशियम के भी कार्य है, यानी कि आपके मांसपेशियों की गतिशीलता हो, शरीर का संतुलन हो, तंत्रिका आवेग के संचरण का काम हो, या शरीर के विद्युत अपघटन का काम हो, ये कार्य किस में पाए जाते हैं? चारों के चारों कार्य सोडियम में भी पाए जाते हैं और चारों के चारों कार्य पोटेशियम में भी पाए जाते हैं। केवल और केवल एक कार्य और ऐड कर देना पोटेशियम में कि कोशिका कार्यों का संचालन। ठीक है, कोशिका कार्यों का संचालन, एक कार्य और कर देना। इसको कैसे याद रखो कि कोशिका, ठीक है, तो वैसे तो सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, लेकिन आप कोशिका से कोशिका के पोटेशियम को भी के से ही डिनोट करते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप रट लेना। ठीक है, तो कोशिका कार्यों का संचालन आपका पोटेशियम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। ठीक है, हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का स्रोत क्या है? आप सबको पता है कि कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, आपके दांतों में पाया जाता है। ठीक है, सबको पता है, बच्चों को पता होता है कि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। अब आप देखो, हड्डी कौन सी होती है? वाइट कलर की होती है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि आप किसी इंसान अलग जानवर की हड्डी खा जाओ और कैल्शियम की पूर्ति कर लो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मानव तो अपने अदर पदार्थों पर निर्भर रहता है। तो आपको ये देखना कि हड्डी वाइट कलर की है, हड्डी वाइट यानी कि सफ़ेद कलर की है, तो सफ़ेद कलर की मैंने बताया था दूध से आपको कैल्शियम मिल सकता है, आपको अंडे से भी आपको कैल्शियम मिल सकता है। दूध, अंडा यहाँ आपको कैल्शियम सप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको हरी सब्जियों से भी कैल्शियम मिल सकता है। अब आप करोगे सर हरी सब्जियों का सफ़ेद से क्या मतलब है, तो थोड़ा ध्यान रखना, जो मूली होती है ना वो सफ़ेद कलर की होती है और उसके अंदर ऊपर जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो इससे ध्यान रखना कि हरी जो ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके कार्य, अब आप सबको पता है कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, तो इसका कार्य क्या है? ये कैल्शियम हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाए रखने का काम है। लेकिन एक ट्विस्ट है, इसमें एक लाइन ऐड करनी है कि कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर, ठीक है, कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है? हड्डी व दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, कैल्शियम Ca और डी, Kd, ठीक है, के फॉर कैल्शियम, डी फॉर विटामिन डी। आ गया समझ में? अब बात करते हैं हम आयोडीन की। ठीक है, देखिए आयोडीन की, देखिए अपन सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, आपको याद कराने के हिसाब से आयोडीन का सोर्स क्या है? ठीक है, देखिए पहला तो मैंने कहा था कि नमक में सोडियम क्लोराइड और आयोडाइन तीनों पाया जाता है। आयोडीन कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो नमक से आपको सोडियम मिल जाएगा, क्लोराइड मिल जाएगा और आयोडीन भी। तो क्लोराइड हमारे सिलेबस में है नहीं, सोडियम और आयोडीन हमारे सिलेबस में है, तो नमक आपको सोडियम भी देगा, नमक आपको आयोडीन भी देगा। और जैसा कि सबको पता है कि नमक समुद्र में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। तो आयोडीन आप समुद्री भोजन से भी प्राप्त कर सकते हो। समुद्री भोजन का मतलब ये होता है कि समुद्र में पाया जाने मांस, मछली, ठीक है, अगर कोई पेड़ उसमें उगता है तो उसमें भी आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है, तो वो भी आपको आयोडीन दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन और कहाँ पाया जाता है? आयोडीन के लिए आपको जामुन का सेवन करना होता है, जामुन में आयोडीन पाया जाता है।
ठीक है। देखिए आयोडीन का वैसे प्रयोगशाला में कलर देखा जाए ना तो कुछ बैंगनी कलर के जैसा होता है, और वैसा ही कलर किसका होता है, जामुन का और काला नमक। काला नमक, इसके अलावा जामुन, इन दोनों में आयोडीन पाया जाता है। नमक में पाया जाएगा आयोडीन, इसके अलावा समुद्री भोजन में पाया जाएगा, इसके अलावा आपको हरी सब्जियों में भी आयोडीन पाया जाएगा। देखिए मैं आपको एक एक सोर्स आराम से समझा रहा हूँ, उसको याद रखना, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। तो हरी सब्जियों में भी आयोडीन पाया जाएगा, क्योंकि हरी सब्जियों में चुकंदर का कलर देखा है ना, बैंगनी कलर का सा रंग होता है, ठीक है। तो बैंगनी कलर का जो कलर होता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हरी सब्जियों में भी आयोडीन पाया जाएगा। अब इसके कार्य क्या है, ध्यान रखें कि आयोडीन के कारण, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है। यानी कि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, आपके घेंगा यानी कि गलगंड एक रोग हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैं बताता हूँ कि जिस समुद्र के आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, उनके कभी भी घेंगा नामक रोग नहीं होता है, क्योंकि वो समुद्री भोजन वो काफ़ी खाते हैं, आयोडीन की कमी रहती नहीं है। जो घेंगा रोग होता है तो पहाड़ों पर रहने वाले या मैदान पर रहने वाले, समुद्र से दूर रहने वाले लोगों में सामान्यतः पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन कंप्लीट। अब बात करते हैं लोहे की लोह तत्व। देखिए अब ये लोह तत्व का स्रोत क्या है, मुझको एक बात तो 3 व्यक्तियों के बारे में, आपको 3 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान करना है, ठीक है। पहला शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा स्वयं अपन यानी कि व्यक्ति। देखो तीनों में लोहे जैसी ताकत पाई जाती है, फौलाद मतलब लोहे जैसी ताकत पाई जाती है, ठीक है। ये जो खाते हैं ना, शेर क्या खाता है, घोड़ा क्या खाता है और इंसान क्या खाता है, ये जो खाते हैं ना वही चीज़ इसमें सोर्स है, वही लोहे का सोर्स है। थी अब शेर तो क्या खाता है, शेर तो किसी जानवर को मार के खा जाएगा, तो उसमें सब में क्या हो गया, लोहे का सोर्स हो गया। जैसे अब किसी को हिरन को मार के खा गया तो उसका मांस, ठीक है, तो इसका मतलब मांस में लोहा होता है। और उसमें यकृत, वृक, ये नाम को आप याद रखना, यकृत और वृक, इनमें लोहा सोर्स होता है। तो मांस, शरीर का मांस हो गया, यकृत भी होता है शरीर में, आपको पता है, वृक भी होता है, ठीक है। अब इसके अलावा शेर तो खून भी पिएगा उसका, तो खून, ठीक है। तो शेर के हिसाब से या शेर के अनुसार देखें तो लोह तत्व का पहला सोर्स तो क्या हो गया, आपके मांस हो गया, यकृत हो गया, वृक हो गया, रक्त हो गया, ठीक है। 4 सोर्स तो ये हो गए। अब बात आ जाओ घोड़े पे। घोड़े में इतनी लोहे जैसी ताकत कहाँ से आती जो इतना फास्ट भागता है, तो वो क्या खाता है, हरी सब्जियाँ खाता है, हरी सब्जियाँ, गाजर जैसी चीज़ें खाता है। तो हरी सब्जियाँ यानी कि हरी सब्जियाँ और गाजर भी ध्यान रख लेना, वैसे हरी सब्जियों में आती हैं, ठीक है। तो हरी सब्जियाँ व गाजर कौन खाता है, घोड़ा, इसलिए वो तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। तो आपको 6 चीज़ें मिल गई, आपको मिल गई मांस मिल गया, यकृत मिल गया, वक्र मिल गया यानी कि वृक मिल गया, रक्त मिल गया, हरी सब्जियाँ, गाजर, 6 चीज़ हो गई आपके पास में, ठीक है। अब बात करो इंसान में ऐसा क्या होता है, भाई इंसान में क्या फौलादी होता है इन दोनों के मुकाबले में, इंसान का दिमाग फौलादी होता है, ठीक है। इंसान का भी शरीर फौलादी होता है यार, ठीक है। एक इंसान के बारे में एक कहावत है कि रेगिस्तान के बारे में, कि रेगिस्तान में वही आदमी रह सकता है जिसके रेगिस्तान में वही आदमी रह सकता है जो फौलादी हो, ठीक है। वही आदमी रेगिस्तान में चल सकता है जिसके पैर लोहे जैसे हों, ठीक है, ऐसी कहावत है। तो अब देखो, अब वहाँ के जो लोग रहते हैं रेगिस्तान में, उनके पैर लोहे जैसे कैसे हो गए, काठ जैसे, लोहे जैसे कैसे हो गए, क्या खाते हैं वो। अब रेगिस्तान में अनाज तो उगता नहीं है, रेगिस्तान में क्या उगता है, रेगिस्तान में उगता है बाजरा, ठीक है। तो वो लोग बाजरे का सेवन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूध, ठीक है, दूध का भी कम रहता है, लेकिन दूध का, दही का ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक है। गुड़ का, बाजरे की रोटी खाएंगे गुड़ के साथ में, दही, और एक फसल और होती है रागी, ठीक है। तो इन सब में क्या पाया जाता है, लोह तत्व अधिकता से पाया जाता है। तो अब बताओ अल्टीमेटली लोहे का सोर्स क्या हो गया। शेर के हिसाब से हमको याद आता है यार मांस, रक्त, यकृत, रक्त। घोड़े के हिसाब से याद आता है हरी वेजिटेबल, हरी सब्जियां, गाजर। और इंसान के हिसाब से याद आता है, इंसान को रेगिस्तान में देखो क्या समझ में आएगा, बाजरे की रोटी, गुड़, इसके अलावा रागी और दही, ठीक है। तो ये सोर्स हो गए लोहे के। लोहे का काम क्या होता है, लोहा जो होता है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, या हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। यानी कहने का मतलब है कि लोहा हीमोग्लोबिन का भाग होता है और हीमोग्लोबिन रक्त का भाग होता है। अल्टीमेटली लोहा रक्त को बनाता है, यानी कि खून को बनाता है। यदि लोहा नहीं होगा तो हमारे शरीर में खून की कमी आएगी और हमारा शरीर पीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोहा समझ में आया, ऐसे याद होंगी सारी चीज़। अब बचता है बाद में फास्फोरस, ठीक है।
तो देखिए फास्फोरस का क्या सोर्स है, ठीक है। फास्फोरस के जो स्रोत है ना, जो आयरन के जो स्रोत हैं लोहे के, वही सेम है। एक सूखा मेवा और ऐड कर देना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यकृत हुआ, वृक हुआ, मांस हुआ, हरी सब्जियां हुई, रागी हुआ, ठीक है, सूखे मेवे हुए, ठीक है, अंडा हुआ, ठीक है, उसमें अंडा भी ऐड कर देना। तो ये सारे क्या होंगे, फास्फोरस के स्रोत होंगे। फास्फोरस का काम क्या होता है, फास्फोरस भी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है। लेकिन फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी व दांतों को मजबूत बनाता है। आया समझ में? देखिए कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डी व दांतों को मजबूत बनाता है, जबकि फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी व दांतों को मजबूत बनाता है। तो ये आपके खनिज कंप्लीट हुए। इसके अलावा 3 डिजीज आपको दी हुई है खनिज तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग, जिसमें देखिए लोहे तत्व की कमी के कारण क्या रोग होता है। अगर लोहा कम होगा शरीर में, अगर लोहा पोषक तत्व के शरीर में कम होगा तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी आएगी। और रक्त की कमी आने के कारण इस रोग का नाम होता है एनीमिया। रक्त की कमी आती है, इसके कारण हमें जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। और रक्त की कमी आने के कारण हमारा शरीर या चेहरा पीला हो जाता है, ठीक है। पीला कब होता है, ब्लड की कमी के कारण, ठीक है, पहला। दूसरा कैल्शियम, हमने देखा है कि कैल्शियम हमारे हड्डियों का मेन कंपोनेंट होता है अथवा मेन भाग होता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी जो हड्डियाँ कमज़ोर व भंगुर टाइप की रहेंगी, दो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएंगी, जल्दी से टूट जाएंगी, ठीक है। देखिए भंगुर का मतलब क्या होता है, भंगुर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से पटको और नीचे गिरते ही कई भागों में टूट जाए, ठीक है, बिखर जाए, उसे कहते हैं भंगुर। तो कैल्शियम के कारण कमज़ोर व भंगुर प्रकृति की होंगी। इसके बाद आते हैं आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण मैंने पहले बताया था कि आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिसके कारण घेंगा या गलगंड नाम का रोग होता है, ठीक है। तो ये सारे आज खनिज हमने पोषक तत्व पढ़े, इनकी कमी से होने वाले रोग व इनके कार्य व इनके पोषक तत्व जो कहाँ से मिलते हैं, स्रोत, ये पढ़े थे, ठीक है। हर एक लेक्चर को रिवीजन कर करके देखा करो ताकि अच्छे से याद हो। नमस्कार।